Salutation to everyone guys, warm welcome to our beautiful the channel Innovate Career with Aditya and welcome back to my class again। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख कर आए हैं, बहुत ही प्यारा सा क्लास 9th का चैप्टर आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आज का ये जो हमारा एजेंडा है मेरे भाई, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या। ठीक है, तो हमारा जो एजेंडा रहने वाला है इसके अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल का, और दूसरा हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है मेरे भाई, अब ये सब क्या होता है ये सब हम इस लेक्चर के अंदर में जानेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानेंगे। पढ़ने के बाद इतना मज़ा आने वाला है, और ये दोनों की दोनों चीज़ें आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को समझने के लिए भी ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, तो लास्ट तक इस लेक्चर को देखना। इसके बाद हम लोग 4th चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसके अंदर अपन बात करेंगे कि एटम्स का स्ट्रक्चर होता कैसा है। लेकिन क्यों सर हम इसे पहले नहीं पढ़ रहे हैं? इस वजह से मेरे भाई, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर को पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि एटम होता क्या है ना। तो एटम को समझने के लिए चैप्टर 3 पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर को समझने के लिए चैप्टर 4। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना मेरे भाई। स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। लेकिन यहाँ पर एटम एंड मॉलिक्यूल्स को पढ़ने से पहले मैं सुनाऊंगा आपको एक कहानी। क्या सर आप हर एक चैप्टर में कहानी लेकर चले आते हो? क्या करें मेरे भाई, बिना कहानी के ना मेरा दिल नहीं मानता। दिल है कि मानता नहीं, है ना। तो यहाँ पर एक कहानी सुनाएंगे आपको, और बहुत ही प्यारी सी कहानी अपन सुनाने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल की। तो बात है बच्चों 500 BC की, है ना। 500 BC में जो कहानी स्टार्ट होती है हम ही ह्यूमन से स्टार्ट होती है। तो हम ह्यूमंस भैया क्रिएटिव नेचर के, हम दुनिया में हर एक चीज़ नई सोचना चाहते हैं ना। हम हमेशा चाहते हैं कि हम कोई नई चीज़ प्रोड्यूस कर दें, है ना, और हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ आइडियाज़ आते ही रहते हैं। तो उस समय 500 BC के जो ह्यूमंस थे उनके भी दिमाग में आइडिया आने लगा, और वो लोग सोचने लगे कि भैया हमारे आसपास चीज़ें जो रखी हुई, भाई आपके भी तो आसपास कितनी सारी चीज़ें हैं, टेबल है, चेयर है, मोबाइल फ़ोन है ना, और आपके आसपास इतना बड़ा रूम है। तो ये सारी चीज़ें उनके भी आसपास थी, और वो लोग सोचने लगे कि भैया आखिर ये सारी चीज़ें मिलकर किससे बनी है। कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होगी जिससे मिलकर ये सारी चीज़ें बनी होंगी। तो उन लोगों को जानने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई, मतलब उनके अंदर एक उत्साह सा भर गया, और वो लोग सोचने लगे कि भैया अब तो मुझे जानना है कि ये सारी चीज़ें किससे मिलकर बनी हुई हैं। तो भैया ये बहुत परेशान, उस समय कोई वहाँ पर था भी नहीं। तो इन्होंने बोला, पहले लोग ना बाबा पे कुछ ज़्यादा ही विश्वास करते थे, कहते थे कि अच्छा चलो चलते हैं बाबा से पूछते, बाबा इसका समाधान जरूर देंगे। और उस समय के बाबा भी बड़े खतरनाक होते थे, है ना। वो जरूर से जरूर सॉल्यूशन लेके बैठे रहते थे, बड़े ही ज्ञाता होते थे, पढ़े लिखे बाबा होते थे उस समय, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अध्यात्म का ज्ञान कुछ ज़्यादा ही होता था। तो उस समय जो 500 BC के लोग थे वो पहुँचे एक बाबा के पास जिनका नाम था महर्षि कराद। क्या नाम था मेरे भाई? तो महर्षि कराद। और जब ये महर्षि कराद के पास पहुँचे तो उन्होंने बोला बाबा बड़े कष्ट हैं। बाबा ने बोला क्या है बच्चा, कष्ट बता दो जरा हमको। तो उन्होंने बोला बाबा हमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि ये जो इतनी सारी चीज़ें हम लोग अपने आसपास देखते हैं, जैसे आप ही अभी यहाँ पे जंगल में बैठे हुए हो तो इतने सारे ट्रीज़ हैं, है ना, जिस पत्थर पे आप बैठे हुए हो, है ना, जिस कपड़े को आपने पहन रखा है वो किसी न किसी चीज़ से तो मिलकर बना होगा। तो उन्होंने बोला कि हाँ बच्चा क्यों परेशान होते हो, बस इतनी सी समस्या है तुम्हारे पास, इन सभी चीज़ों को हम पदार्थ कहते हैं। बोले अच्छा बाबा बहुत बढ़िया, ये तो हम समझ गए कि इनको पदार्थ कहते हैं, लेकिन ये मिलकर किससे बने हैं? तो इन्होंने बोला बेटा देखो इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें आप अपने आसपास देखते हो, वो सारी की सारी चीज़ें छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं, जिनको उन्होंने नाम दिया अपने ही नाम पर, और बोला वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कण, जिसको हम हिंदी में ऐसे लिखते हैं और इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, तो इन्होंने अपने ही नाम पर उसको क्या दे दिया, कण। उन्होंने यही बात बोली, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, उन्होंने बोला कि हर एक चीज़ जो आप यहाँ देख रहे हो वो सब पदार्थ है, और वो छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको उन्होंने नाम कर दे दिया। सभी लोगों को बड़ा मज़ा आ गया, बोले वाह वाह बाबा जी कमाल कर दिए, क्या सॉल्यूशन दिए हो।
सभी लोगों ने मान लिया कि हाँ बाबा जी ने बता दिया है कि ये सब कड़ से मिलकर बना होता है। सबको उनकी समस्या का समाधान हो गया और वो लोग बड़े ही मज़े से बाबा का आशीर्वाद लिया और बाबा को माथा नवाया और चल दिया भैया अपने अपने घर की तरफ। ठीक है, उसके बाद भैया ह्यूमन के अंदर क्यूरियोसिटी तो जागती रहती है ना। उनके अंदर फिर से एक मतलब विचार आया। उन्होंने बोला कि अच्छा ये बताइए, मतलब कि इनसे पूछा नहीं, उनके मन में ये चीज़ आई कि भैया अगर सारी चीज़ें कड़ से ही मिलकर बनी हुई हैं तो ऐसा क्यों होता है कि ये जो पत्थर बाबा के पास रखा था यार वो तो सॉलिड में दिख रहा था, मतलब कहीं हिल भी नहीं रहा था, है ना। और वहाँ पे एक हमने नदी देखी थी, नदी में जो पानी बह रहा था वो तो यार फ्लो कर रहा था, उसको अगर हम फर्श पे डाल देते वो भी फ्लो कर जाता है अपने आप से, है ना। और वहाँ पे हवा चल रही थी, हवा में हमको पता है कि लोग बताते हैं ऑक्सीजन होती भैया जिससे हम सांस लेते हैं, है ना। तो वो ऑक्सीजन तो गैस फॉर्म में थी, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर सभी के सभी कण से मिलकर बने हैं तो इनमें ऐसे डिफरेंसेस क्यों? ठीक है, तो इन डिफरेंसेस को पता करने के लिए ये फिर से पहुँचे बाबा के पास। इन्होंने बोला बाबा हमको आधा अधूरा ज्ञान दिए हो, अधजल गगरी छलकत जाए वाला काम हम नहीं करेंगे। तो भैया महर्षि कराद इसका सॉल्यूशन था नहीं, तो उस समय एक बहुत ही प्रचलित बाबा थे, बोले हम तुमसे बात नहीं करेंगे बाबा, आधा अधूरा सॉल्यूशन देते हो। तो उस समय एक बहुत ही प्रचलित बाबा थे जिनका नाम था कत्यायामा। क्या नाम था भैया? कत्यायामा। बड़ा ही अजीबो गरीब सा नाम है लेकिन बहुत ही पॉपुलर बाबा थे ये उस समय के, है ना। तो ये कत्यायामा जी के पास लोग पहुँचे और इन्होंने ये बोला कि बाबा ने हमको भैया छोटा सा एकदम एग्जाम्पल बता दिया कि भैया ये सारी चीज़ें जो हैं वो किससे मिलकर बनी हुई हैं। तो यहाँ पे लिख लेना स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल। कैसे भैया? तो स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं, जिसको उन्होंने क्या नाम दे दिया? तो कण नाम दे दिया था। लेकिन हमको बाबा ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये सारी जो चीज़ें हैं वो सॉलिड में कहाँ हैं? ये कुछ हमको गैस में दिखाई दे रही हैं और कुछ हमको देख रहे हैं कि भैया पानी की तरह मतलब बह जा रही, कुछ हवा में उड़ जा रही हैं, कुछ एकदम रखी हुई हैं। ऐसा क्यों है? मतलब सॉलिड लिक्विड गैस के फॉर्म में क्यों हैं चीज़ें? तो कत्यायामा जी ने कहा बाबा इतनी सी बात है, इतनी सी बात है तो बिल्कुल घबराना नहीं। देखो यहाँ क्या होता है, बाबा जो महर्षि कराद ने बताया बढ़िया चीज़ बताया कि सब चीज़ें जो मिलकर बनी होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती है? कण से मिलकर बनी होती हैं। लेकिन जिस भी पदार्थ के अंदर, जिस भी मैटर के अंदर ये जो कण है ना छोटे छोटे, ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो क्या हो जाता है? हमारा सॉलिड बन जाता है ना। उसको हम मतलब ऐसे हिला डुला नहीं सकते हैं, उसको मतलब वो अपने वेट के थ्रू बह नहीं सकता है। जिसके अंदर, जिस पदार्थ के अंदर या जिस सब्सटेंस के अंदर थोड़े से ये वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कम हो जाते हैं, या मॉलिक्यूल्स नहीं बोलेंगे इनको, हम कण बोलेंगे, क्योंकि उस समय लोग मॉलिक्यूल्स का नाम नहीं जानते थे, हम जानते हैं ना मॉलिक्यूल्स का नाम, ठीक है, वो लोग नहीं जानते थे। तो जो ये कण होते हैं ये मतलब थोड़े कम हो जाते हैं, तो उसको हम लिक्विड फॉर्म में बोल देते हैं भैया, वो चीज़ें बह जाती हैं। और जिस सब्सटेंस के अंदर, ठीक है, क्या होता है, ये कण बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, तो वो हवा की तरह उड़ जाते हैं, यानी कि उनको हम गैसियस फॉर्म में देखते हैं। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर लोगों की उनका समस्या का समाधान कत्यायामा द्वारा दोबारा फिर से मिल गया और लोग बड़े ही खुश हुए, बोले बहुत मज़ा आया, बहुत ठीक है, बढ़िया समाधान मिला, वाह वाह। और सब लोग वाह वाह करते करते अपने घर की तरफ पहुंच गए। अब ये तो बात थी अपने इंडिया के अंदर की, ये बात कहाँ की थी मेरे भाई? तो ये थी हमारे इंडिया के अंदर की बात, ठीक है। अब इंडिया की जैसी और भी हमारी ऐसी कंट्रीज़ थी जिनमें ह्यूमंस थे क्रिएटिव नेचर के, उनके अंदर भी यही समस्याएं थी कि भैया ये जो चीज़ें मिलकर बनी हुई है किससे मिलकर बनी हुई है, आखिर ये क्यों बह रहा है, आखिर ये क्यों रखा हुआ है, और क्यों कोई चीज़ हवा में उड़ रही। तो ऐसी ही समस्या थी। जैसे एक पॉपुलर कंट्री का नाम ले तो उस समय एक पॉपुलर कंट्री थी ग्रीक, ठीक है। तो ग्रीक के अंदर भी सेम प्रॉब्लम जन्म ले रही थी जैसे कि इंडिया के अंदर थी, लेकिन इंडिया के लोगों को तो समाधान मिल गया था। अब ग्रीक के लोगों को समाधान नहीं मिल रहा था, तो उस समय क्या हुआ कि ये लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना चालू कर दिया वहाँ के जो फिलोसोफर थे। उनको बोलने लगे कि अरे भैया तुम तो यही तरीके के हो, कुछ नहीं कर पाओगे और यहीं पर ऐसे ही रह जाओगे। तो भैया वहाँ पर एक फिलोसोफर थे जिनका नाम था डेमोक्रिटस। क्या नाम था मेरे भाई? तो डेमोक्रिटस साहब साहब उठे और वो थोड़े से बोले कि भैया
हम ऐसा है तुम्हारी समस्या का समाधान लेकर आएंगे, चाहे जैसे लेकर आए, हम चाहे जैसे लेकर आए तुम्हारी समस्या का समाधान लेकर आएंगे। लोग बड़े खुश हुए, उन्होंने बोला वाह, कोई तो फिलोसोफर उठा जिसने मेरी समस्या का समाधान के लिए बात की। तो इन्होंने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और चल दिए इसकी खोज पे कि भैया आखिर ये कैसे मिलकर बनी होती। खोजते खोजते ये पहुँचे इंडिया, ठीक है। और जब ये इंडिया पहुँचे तो यहाँ पर इन्होंने देखा, अरे बाप रे बाप, यहाँ के लोग तो पहले से ही जानते हैं कि ये सब चीज़ें कैसे मिलकर बनी होती हैं, है ना, और ये सब चीज़ें ऐसी क्यों हैं। वाह भैया वाह, यहाँ के लोग तो हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे इन्होंने नॉलेज को अपनी गेन किया और अपनी एक फाइल वाइल बढ़िया से बनाई और पहुँच गए ग्रीक। अब वहाँ पे लोग बहुत खुश हुए, है ना, उन्होंने देखा कि वाह भैया, हमारे फिलोसोफर साहब क्या लेकर आए हैं, हमारे लिए हमारी समस्या का समाधान लेकर आए हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इस समस्या के समाधान को क्या किया भैया, यहाँ से जो ये नॉलेज लेकर गए थे उस नॉलेज को इन्होंने जो करात साहब ने बात बोली थी, ठीक है, उसी बात को इन्होंने क्या किया, अपने शब्दों में बनाकर वहाँ पे चिपका डाला, ठीक है। और भैया बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर ली और एक बेटर फिलोसोफर बन गए। इन्होंने करात साहब की बात को कैसे घुमाकर बोला, देखो इन्होंने ये बोला कि एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ स्मॉल indivisible particles कॉल्ड एटम, ठीक है। यानी कि इन्होंने बोला कि भैया वो सारी के सारे सब्सटेंस जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, वो सभी के सभी सब्सटेंस इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, जिसको उन्होंने नाम दे दिया क्या, एटम। भैया करात साहब ने जिस मतलब पार्टिकल्स को कण बोला था, उसी पार्टिकल को इन्होंने अपनी भाषा में एटम का नाम दिया, ठीक है। अब ये जो एटम वर्ड है ये कहाँ से इंस्पायर्ड है, तो इन्हीं के ग्रीक वर्ड एटोमियो से इंस्पायर्ड है। कहाँ से मेरे भाई, एटोमियो से इंस्पायर्ड है, जिसका मतलब ही होता है समथिंग विच इज इनडिविजिबल। बात समझ में आती है मेरे भाई, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें इन्होंने क्या की, जो चीज़ें हमारी मतलब करात साहब ने बोली थी उसी चीज़ को इन्होंने घुमाकर बोल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया कि मतलब जो डेमोक्रेट साहब थे उन्होंने क्या किया भैया कि इस समस्या का समाधान ग्रीक वालों को भी दे दिया। अब सबको अपनी समस्या का समाधान मिल चुका था और इंडिया के अंदर भैया दोनों बाबाओं ने अपना काम कर दिया, यहाँ पे डेमोक्रेटस साहब ने अपना काम कर दिया और बेहतरीन तरीके से लोगों का जीवन सुखमय हो गया, है ना, लोगों को उनको समस्या का समाधान मिल गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब लोगों को उनकी समस्या का समाधान मिल गया मेरे भाई, तो लोग धीरे धीरे अपने जहन से ये सारी बातें उतारते चले गए। और इन सारी रिसर्च में क्या हुआ था कि 300 से 400 साल लग चुके थे। उस समय के बाद फिर जब मॉडर्न ईरा आया, ठीक है, जब मॉडर्न ईरा आया मेरे भाई, ये तो थी हमारी एंशियंट केमिस्ट्री, है ना, एंशियंट टाइम की बात थी। उसके बाद जब हमारा मॉडर्न ईरा आया तो उस समय क्या हुआ मेरे भाई कि थोड़ी सी साइंस डेवलप हो चुकी थी। और जब साइंस हमारी डेवलप हो चुकी थी तो उस समय जो नई पीढ़ी के लोग आए उनके अंदर भी यही समस्याएं उत्पन्न होने लगी भैया कि ये सब क्या होता है, ये सब कैसे मिलकर बना होता। क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि जो लोग थे वो अपने अंदर ही बातों को लेकर चले गए थे, है ना, उन्होंने बताया नहीं कुछ। और जो थोड़े बहुत बचे भी हुए थे लोग, वो जब बताते थे लोगों को तो वो उसे फेरी टेल मानते थे। फेरी टेल का मतलब समझते हो, मतलब कि उसे मनगढ़ंत कहानियाँ समझते थे। तो उस समय लोग क्योंकि वहाँ पर लोगों के पास केवल क्या था, ये सब पोस्टुलेट थे, कोई रिटन एविडेंस नहीं था, ठीक है। तो उस समय मॉडर्न ईरा में कुछ हमारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या किया था भैया, उस समय एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में भी डिस्कवरी कर ली थी। तो जब एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में उन्होंने डिस्कवरी कर ली थी तो उस समय के लोग जो वहाँ के फिलोसफर थे या साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये चीज़ बोला कि भैया एलिमेंट जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, या फिर जो हमारा कंपाउंड होता है छोटे छोटे 2 या 3 पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो ऐसा क्यों होता है भैया, ठीक है, ये क्यों कंबाइंड होते हैं, है ना, और ये क्यों मतलब कि अगर कंबाइंड होते भी हैं तो कैसे होते हैं, है ना। तो उस समय अगर हम लोग बात करें तो मॉडर्न ईरा में जो एटम की डेफिनेशन है वो इस तरीके से डिफाइन हुई थी। मतलब एटम की जो डेफिनेशन है वो ऐसे ही डिफाइन हुई थी जैसे कि यहाँ पे पहले से बोला गया था, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडर्न ईरा में ये सब बोला गया कि एटम इज मेड अप ऑफ स्मॉल
indivisible, ठीक है, indivisible particles called, नहीं ऐसे बोलेंगे, हाँ, indivisible particles and which is exist freely or not। इनका कहने का मतलब ये था कि भैया जो एटम है वो छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और जो कि क्या होते हैं, फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी करते हैं, ठीक है। फ्रीली एग्जिस्ट विच कैन बी, यहाँ पे होगा विच कैन बी एग्जिस्ट फ्रीली और नॉट, ठीक है। बात समझ में आ रही है मेरे भाई कि वो फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और फ्रीली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ एलिमेंट्स हमारे होते हैं जो कि हमारे एक टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं और कुछ एटम्स या एलिमेंट्स हमारे होते हैं जो एक या एक से ज़्यादा एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, एक से ज़्यादा टाइप के एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही बढ़िया तरीके से, है ना, तो यहाँ पर आप जब आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है, चीज़ों के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, एटम्स के बारे में अभी जब डीप में पढ़ेंगे तो ये बात समझ में आएगी कि किस तरीके से कोई भी एलिमेंट एक ही तरीके के एटम से मिलकर बना होता है या अलग अलग तरीके के एटम से भी मिलकर बना हो सकता है ना। बातें समझ में आ रही? तो इस तरीके से मॉडर्न ईरा में एटम की डेफिनेशन दी गई। अब अच्छा, लोगों ने जब एलिमेंट और कंपाउंड की डिस्कवरी कर ली तो उनके मन में दो क्वेश्चन थे जो अभी हमने आपको बताया कि कैसे बनता है और क्यों बनता है। तो इसके लिए उन्होंने बात की लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। किसकी बात की मेरे भाई? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। दिस इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस क्लास, है ना, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं और आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग अप डाल लेंगे क्या कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बिहाफ पर क्या चीज़ें बताई गई, ठीक है। तो ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन है भैया, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये हमें बताता है कि जब कोई भी दो सब्सटेंसेस के एटम आपस में कंबाइंड होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, किसी भी तीसरे एटम या फिर दो एटम्स में आप मतलब कि कोई भी दो एटम बनाते हैं। जैसे हमने अगर हम बात करें तो कोई भी ए और बी दो एटम्स हैं जो आपस में मिलकर सी और डी बना रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते थे क्या? केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और ये जो केमिकल रिएक्शन होती थी मेरे भाई, ये ऐसे ही नहीं होती थी, ठीक है। इनके पीछे क्या होते थे? कुछ लॉज काम करते थे। मतलब ए और बी को जब हम कंबाइन करते हैं तो सी और डी बनता है। तो सी और डी ऐसे नहीं बनता था, कुछ लॉज को फॉलो करता था। उन्हीं लॉज को बोला जाता था केमिकल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से हम लोग दो तरीके के लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। जैसे पहला लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके अलावा भी होते हैं, जैसे हमारा होता है एवोगाड्रोज लॉ, ठीक है, और हमारा गैसलैक्स लॉ होता है, और हमारा एक और होता है हाँ लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वो 11th के पार्ट है, 11th के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पर जो पहला हम लोग लॉ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है मेरे भाई, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसकी हेडिंग डाल लियो ना, कॉपी पेन लेके बैठना मेरे भाई, है ना, और बढ़िया से नोट करते जाना अभी तक जितनी भी बातें बताई हैं, क्योंकि नोट्स ही हैं आपका ब्रह्मास्त्र। स्टार्टिंग से कहते चला रहा हूँ, जिन लोगों ने मेरा लेक्चर देखा वो जानते हैं कि नोट्स क्या होते हैं, है ना। जिन्होंने नहीं देखा है, जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, वहाँ पे आप हमारे जितने भी अभी तक प्रीवियस लेक्चर है वो सारे वॉच कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, तो ये कहता क्या है भाई, ये बोलता है कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, मतलब कि जब भी कोई दो सब्सटेंस मिलकर किसी भी तीसरे सब्सटेंस को बनाते हैं, तो उस समय मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उस केमिकल रिएक्शन के दौरान मास केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में
कन्वर्ट होता है। इसका कहने का मतलब ये था कि इसको अच्छा बताया किसने था, ठीक है। तो इस लॉ को तो जो हमने बता दिया, इस लॉ को डिस्कवर किया था कौन? एंटोनी लेवेशियर ने। किसने भाई? एंटोनी, ठीक है, एल लेवोइसियर। ये हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताया था। इन्होंने क्या किया था, एक मतलब एक्सपेरिमेंट किया था, लिया था जनरली कार्बन, ठीक है, कार्बन एक चारकोल लिया था, ठीक है, जिसको इन्होंने क्या किया था भैया, जलाना स्टार्ट किया था, मतलब इसकी बर्निंग स्टार्ट की थी। और बर्निंग जहाँ पर आती है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। भाई नए नए टर्म है, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कंबशन। हालांकि आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, कहाँ पढ़ा होगा? 8th क्लास में, ठीक है, आपने कंबशन करके एक चैप्टर साइंस के अंदर पढ़ा होगा। तो जहाँ पर हमारी बर्निंग की प्रोसेस होती है वहाँ पे कौन सी रिएक्शन आती है? तो कंबशन रिएक्शन आती है। तो जब उन्होंने कार्बन का कंबशन करवाया भैया, तो उन्होंने ये देखा कि भैया जब हम कार्बन को क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो यहाँ पर देखो बन क्या रहा है, हमारी एक तो बन रही है CO2 गैस, ठीक है, और दूसरे हमें क्या मिल रहे हैं, कार्बन के कुछ एशेस मिल रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हमने सपोज दैट 10 ग्राम कार्बन लिया था, ठीक है, और उसको हमने सपोज दैट 30 ग्राम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न कराया था, तो हमारे पास ये जो CO2 मिली और ये जो एसेस मिले, ठीक है, ये हमें टोटल मिलाकर कितने मिल रहे थे? तो 40 ग्राम मिल रहे थे। तो इन्होंने ये चीज़ देखा कि भैया यहाँ पर जो हमारा रिएक्टेंट था, ये जो देखो, जब हम किन्हीं भी दो सब्सटेंस को मिलाते हैं या मिक्स कराते हैं तो वहाँ पर इस वाले पोर्शन को, यानी कि केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट साइड वाले पोर्शन को बोलते हैं रिएक्टेंट, और इसके बाद वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं मेरे भाई? तो जो बनकर मुझे फाइनली मिलता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है अगर हम रिएक्टेंट्स के अमाउंट को देखें तो ये 10 ग्राम था, 30 ग्राम था, अलग अलग, है ना। तो जब हमने इसको बर्न कराया तो यहाँ पर हुआ क्या कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली जो कि हवा में उड़ गई, ठीक। उसको जब हमने देखा और एसेस को जब हमने कंबाइन किया तो देखा टोटल 40 ग्राम ही मिल रहा है। टोटल क्या मिल रहा है? 40 ग्राम ही मिल रहा है। यानी कि यहाँ से हमको ये पता चल गया कि मास ना तो हमारा नष्ट हुआ है ना तो हमारा क्रिएट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर केवल मास क्या हुआ है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो यानी कि अगर मैं इसकी थ्योरी को लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा कि मास कैन नीदर बी create nor be destroyed during chemical reaction, ठीक है। it only convert one फॉर्म टू अनदर। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? यानी कि मास को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना ही उसे क्रिएट किया जा सकता है, केवल और केवल उसे कन्वर्ट किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। मतलब रूप अनेक हो सकते हैं लेकिन मास हमारा नया उत्पन्न नहीं हो सकता है ना, रूप बदल सकता है उसका। बात समझ में आती है एकदम बढ़िया से, क्वांटिटी नहीं चेंज होगी। तो यही था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि एंटोनी एल लेवेशियर ने दिया था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि केमिकल रिएक्शन में काम आता है मेरे भाई। बात समझ में आई? इसको नोट करो। फिर हम लोग बात करते हैं सेकेंड लॉ की, ठीक है, जिसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है ना। अगेन एक केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो भैया अगर हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात करें तो ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि उनका जो रेशियो है वो हमेशा और हमेशा फिक्स्ड रहता है,
किन्हीं भी सब्सटेंसेस का जो रेशियो है, जिस रेशियो में वो मिलाए जाते हैं, वो हमेशा और हमेशा फिक्स्ड रहता है। जैसे इनका कहने का मतलब ये होता है कि जैसे एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करने का, वो है वाटर। वो क्या है? वाटर। वाटर का केमिकल फॉर्मूला आप लोग सभी लोग जानते होंगे, क्या होता है? H2O। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये जो H2O है ये हमें कहाँ से मिला है? किसी भी नेचुरल रिसोर्स से मिला है, जो कि जैसे हम मान लो हमने ले लिया कि अंडरग्राउंड वाटर ले लिया, या फिर हमने रिवर का वाटर ले लिया, और एक हमने क्या किया है, यहाँ पर वाटर लिया है जो कि हमारा आर्टिफिशियली लैब में प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, ये आर्टिफिशियल वाटर है जो कि हमारा कहाँ पे प्रिपेयर किया गया मेरे भाई? तो लैब में प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो वाटर है ये दो तरीके के एलिमेंट से मिलकर बना है, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है, तो इन दोनों की जो रिएक्शंस हुई हैं, ठीक है, तो उसके दौरान हमें क्या मिला है? H2O वाटर मिला है मेरे भाई, है ना। तो इस H2O वाटर में हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का अगर हम रेशियो देखें, वेट रेशियो, तो वो कितना आता है? तो वो मेरे भाई 1:8 के रेशियो में होते हैं, अगर वेट रेशियो की बात करें। अगर बाई वॉल्यूम रेशियो की बात करें तो वो हमेशा 2:1 के रेशियो में होते हैं। ये बात आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये है मेरे भाई इसका वेट रेशियो और ये है इसका वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि भैया जो वाटर है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स से मिले और चाहे ये वाटर जो है हमारा कहाँ पे बनाया जाए? लैब में बनाया जाए, दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम होगा और दोनों का जो रेशियो आएगा, अगर मैं यहाँ पे लैब में प्रिपेयर वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखूँ बाय वेट, तो वो भी 1:8 ही आएगा, और बाय वॉल्यूम अगर देखूँ तो वो 2:1 ही आएगा मेरे भाई। इसका कहने का मतलब ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनका रेशियो हमेशा और हमेशा सेम रहता है, चाहे वो किसी भी तरीके से बनाए गए हों, चाहे वो नेचुरली प्रिपेयर किए गए हों, मतलब कि नेचर द्वारा प्रिपेयर किए गए हों, चाहे वो आर्टिफिशियली बनाए गए हों, हमेशा और हमेशा एलिमेंट एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होंगे। अगर आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 के फॉर्म में नहीं होगा बाय वेट, तो वहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन कभी नहीं हो सकता। ये बात आप ध्यान रख लेना। अगर 1:8 की जगह 1:9 हो गया तो वाटर तो नहीं बनेगा, कुछ और भले बन जाए लेकिन वाटर नहीं बनेगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही कहता है मेरे भाई कि चीज़ें क्या होनी चाहिए? एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। बात समझ में आती है? एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, जिन्होंने इन्हीं केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज का यूज़ कर कर अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया और एटम को और भी ज़्यादा एलोबरेट किया मेरे भाई। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो मस्त लगी हो, मज़ा आया हो पढ़ने में, है ना, कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।